में गिरावट आई। तो हम जी, लोग कभी-कभी बातें करते थे तो कहते थे कि कोई भी मार्केट अपने मूल्यांकन से बहुत अधिक भाव पे नहीं चलना चाहिए। जी। और अभी जो 1 महीने पहले तेज़ी थी वो अपने मूल्यांकन से मार्केट को काफ़ी आगे ले गई थी। हुँ, हुँ। निफ्टी में तो बहुत अधिक नहीं आगे थी, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत शेयरों की बात करें या शेयर विशेष की बात करें, तो जी। बहुत से शेयर ऐसे थे जो अपने अ, आय के प्रदर्शन के आधार पे या उनमें और जो संभावनाएँ होती थी, उनके आधार पे जो जी। उनका मूल्यांकन होना चाहिए उससे बहुत अधिक मूल्यांकन था। आप हुँ, उसको हुँ। 100-100 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। हुँ, 100 हुँ। प्रतिशत से आशय है कि अगर 50 होना चाहिए तो 100 इस तरह का भाव था। जी। तो फिर जब एक बार अ, ईरान ने इज़राइल पे आक्रमण किया, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे मंदी का भाव बना, हुँ, हुँ। क्योंकि लोगों को लगा कि ईरान और इज़राइल का युद्ध चलेगा, क्योंकि दोनों एक-दूसरे पे आक्रमण करते रहेंगे। तो अगर जी। इज़राइल आक्रमण करेगा तो मार्केट गिरेगा। तो क्यों ना अभी बेच लिया जाए और जब इज़राइल आक्रमण करेगा, आज करे, कल करे, परसों करे, जब करेगा तब हम लोग वापस खरीद लेंगे गिरे हुए। और दूसरी बात ये हुई कि जो क्रेता थे, उन्होंने हुँ, भी क्रय करना बंद कर दिया कि अभी क्यों कर दें, इज़राइल का आक्रमण हो गई, मार्केट गिरेगा ही। तो इन हुँ, सब हुँ। भावों के कारण मार्केट से खरीदारी गायब हो गई और जब वो विलुप्त होती है, तो शेयर के मूल्य काफ़ी तीव्रता से नीचे आते हैं और यही हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि जो मार्केट के प्रिय क्षेत्र थे, जैसे रक्षा, रेलवे या जी। शिपिंग, इनके शेयरों में करीब 30, 40, 50% तक की गिरावट देखी गई। हुँ, हुँ। तो ये तो परिदृश्य था और दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बहुत बड़ी राशि के शेयर बेचे। अब उनके बेचने का भी कारण ये था कि जो हमारी मार्केट की पी हो गई थी, हुँ, हुँ। प्राइस अर्निंग रेशियो जिसको कहते हैं, हुँ। तो हिंदी में आप मूल्य अनुपात, जी, जी। मूल्य अनुपात। आय अनुपात कह सकते हैं। तो जी। उसमें जो निफ्टी 25 पी के ऊपर चला गया था, तो वो इस महँगा हो गया था। भारत में हालाँकि आप इसको महँगा नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ बड़ी मात्रा में निवेश अभी आ रहा है घरेलू निवेशकों के द्वारा। लेकिन तब है कि जो वैश्विक निवेशक होते हैं, उनके पास पूरे विश्व में शेयर में धन लगाने का अवसर और साधन दोनों होते हैं। जी, जी। तो जब उन्होंने देखा कि भारत की जो पी है निफ्टी की वो 25 से भी अधिक है, तब हुँ, हुँ। उन्होंने ये ढूँढना प्रारंभ किया कि कहाँ पी कम है, हुँ, हुँ। तो उनको चीन में कम पी मिली। आपको एक आश्चर्यजनक बात मैं बता सकता हूँ, हालाँकि हम लोग पाकिस्तान के धुर विरोधी हैं क्योंकि वो दुष्ट राष्ट्र है, दुष्ट जी। मानसिकता का राष्ट्र है। लेकिन पाकिस्तान में हुँ। 75% मार्केट चढ़े हैं, क्योंकि वहाँ की पी 5-7 ये आ गई थी। तो विदेशी निवेशकों ने वहाँ भी खरीदारी की है। अच्छा। हाँ, तो उनका जो मूल्यांकन करने का तरीका है विदेशी संस्थागत निवेशकों का, वो पी रेशियो पे काफ़ी ध्यान देते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब चूँकि मैंने कहा कि उनके पास साधन और अवसर दोनों हैं कि दूसरे राष्ट्रों में भी धन लगा सके, तो कुछ हुँ। पैसा उन्होंने वहाँ लगाया। चीन की पी भी 10-12 के आस-पास थी, हुँ, हुँ। लेकिन चीन चूँकि एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डार्क नेशन है, तो वहाँ तो सब कुछ अंधेरे में चलता है। जी। क्या सच, क्या झूठ, वहाँ कहना बहुत कठिन है। हुँ, हुँ। फिर भी ये माना गया कि कुछ धन वहाँ गया है, क्योंकि पी बहुत आकर्षक थी। लेकिन हुँ, मैं टीवी कार्यक्रम देख रहा था, उसमें जो इन जो धन इधर से उधर जाता है, उस पे गहरी दृष्टि रखने वाले एक विशेषज्ञ कह रहे थे कि चीन से भी धन निकला है और वो धन अमेरिका गया है और अमेरिका इसलिए गया है कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था अच्छी है, ब्याज की दरें कम होने की संभावना है और ये माना जा रहा है कि अगर ट्रम्प जीतेंगे, तो कॉर्पोरेट के लिए वो बहुत सी सुविधाओं की घोषणा करेंगे। क्योंकि जब ट्रम्प राष्ट्रपति थे, तो वो कड़े शब्दों में
फेड चेयरमैन को कहते थे कि आप ऊँची ब्याज दरें मत रखिए। तो ये हुँ, माना हुँ। जा रहा है कि हाँ, ब्याज दरें तेज़ी से नीचे आएँगी और ट्रम्प मूलतः उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति को एक उद्योग की एक समझ भी होती है। तो ये माना जा रहा है कि उद्योगों को अच्छा करने के लिए वो कार्य करेंगे, तो अमेरिका में और उछाल आएगा, तो धन अमेरिका गया है। पाकिस्तान का तो मैंने उदाहरण मात्र ये दे दिया कि एक अत्यंत घटिया अर्थव्यवस्था में भी अगर बहुत कम पीई में शेयर उपलब्ध हो, तो वहाँ भी विदेशी निवेशक खरीदने चले जाते हैं। माधव जी। जी एक इसमें ये भी बात है शशांक भाई जिसको आप बेहतर समझ के और समझा पाएँगे, कि ये भी है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने मतलब जो 1 लाख करोड़ के आसपास में जो बेचान किया है, वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका करीब सिर्फ़ 10% ही है। और वो उनके अपने नियम कायदे हैं या कुछ जगह कह रहे हैं कि वो सारा का सारा जो ऑटोमेटेड मतलब सिस्टम है एक पार्ट का सारा उनका होल्डिंग का नहीं एक पार्ट का वो ऑटोमेटेड सिस्टम है कि वो उसमें तो बहुत अधिक नहीं हुआ दूसरा चीन से भी निकला है जैसा आपने बताया और वो अमेरिका गया है तो इसका मतलब तो कुछ ऐसे इंडिकेशन है कि अमेरिका में ट्रम्प के जीतने की संभावना है जैसा हम समझ रहे हैं उससे अधिक है। और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक स्तर पे तो एक अलग बात है। हमारा तो जो है वो मतलब जो केंद्र बिंदु है वो भारत के शेयर बाज़ार ही रहे हैं। तो उसमें क्या परिवर्तन 5 नवंबर के बाद होने वाले हैं? अगर ट्रम्प जीतते हैं, तो वो भारत या जो मूलतः अर्थव्यवस्था को वरीयता देने वाले राष्ट्र हैं, उनके लिए अच्छा होगा। हुँ, हुँ। और जो धार्मिक दुष्टता के राष्ट्र हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो हाँ, तो ये भारत के लिए तो अच्छा होगा। हुँ, अब इस विषय पे आते हैं कि धन का प्रवाह भारत के पास कब लौटेगा, विदेशी निवेशकों का। जी। तो भारतीय मार्केट में पी थोड़ी ठंडी हुई है हुँ, हुँ। और अ, अगर हमारी जो पी अभी 1100 के आस-पास मानी जा रही है निफ्टी की, हुँ, तो हुँ। उसके अनुसार अगर हम एक उचित मूल्यांकन अब दें, तो 22,000 से 24,000 निफ्टी के बीच बनता है। हुँ, हुँ। और अगर हम थोड़ा प्रीमियम दे दें, तो आप उसको ऊपर भी मान सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि भारतीय कंपनियों की आय 6% के आस-पास बढ़ेगी। जी। ये जो दूसरा जो तिमाही चल रही ना उसमें हुँ, हुँ। और पूरे वर्ष में लोग मान के चल रहे हैं कि अगली तिमाही अच्छी आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो त्योहारों की ऋतु है, वो हुँ, हुँ। अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। तो हुँ, अक्टूबर से लेके दिसंबर और फिर दिसंबर से लेके मार्च तक अच्छी गतिविधियाँ रहनी चाहिए। तो अभी जैसे एक आशंका और थी कि कंपनियों के लाभ अच्छे नहीं आ रहे या उसमें अच्छी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हुँ, हुँ। तो उससे भी एक बिक्री आई, क्योंकि जब गति बनी रहती है तो तभी बनी रहती है जब आप कंपनियों के लाभ में वृद्धि देखते हैं। अगर जी। कंपनियों के लाभ में वृद्धि कम हो जाए, तो जो अधिक पी मूल्यांकन मिलते रहता, वो मिलना बंद हो जाता। हुँ। तो जब ये लाभ कम हुए हैं, तो शेयर के मूल्य में कमी आई है, तो शेयर अब एक उचित मूल्यों पे आ गए हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जी। कि भारत में एक पी ऑडिट चल रहा है। हुँ, हुँ। यानी अब क्या हो रहा है कि इन्होंने ये देखना प्रारंभ कर दिया है, जो शेयर मार्केट का सबसे प्रमुख नियम है, कि कोई जी। शेयर कितनी पी पे मिल रहा है। हुँ, हुँ। तो अब बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है कि ये शेयर कितने की पी पे उपलब्ध है। अगर ये 70, 80, 90, 100 की पी पे उपलब्ध है, तो ये महँगा है। एक बार इसी मंदी में बजाज ऑटो का शेयर 10% गिर गया था। तो लोगों ने कहा क्यों गिर गया? तो बोले नहीं, लाभ उतना नहीं हो रहा है, पी अच्छी नहीं है। तो जब एक बार लाभ में कमी आती है ना, तब लोग पी देखना प्रारंभ करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले पी देखो। अगर पी रेशियो अधिक है, तो अगर उसके लाभ में हर वर्ष बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो रही, तो वो पी टिकेगी नहीं। तो पूरे मार्केट में यही हुआ। पी का एक अंतर परीक्षण हुआ, उसके बाद एक-एक शेयरों पे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया
और जो शेयर लोगों को लग रहे थे कि बहुत ऊँची मल्टीपल पे बिक रहे हैं, उनमें बिकवाली आई या खरीदारी बंद हो गई और तब उनमें बड़ी गिरावट आई। अब इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मार्केट में एक अ, सुधार आ गया। अब मूल्य गिरने से पी फिर से आकर्षक हो रहे हैं। तो मार्केट जब अपने मूलभूत आधारभूत कारकों पे चलेगा तभी अच्छा है। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए किसी आशा में या किसी निराशा में बहुत अधिक गिरा दिया जाए हुँ, हुँ। और जो फंडामेंटल है उसको अस्वीकार किया जाए, तो वैसी परिस्थिति में बहुत बढ़ा हुआ मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है या शेयर मूल्यों के विशेष जी, तेज़ी से नीचे आ जाते हैं अथवा बहुत नीचा मार्केट काफ़ी तीव्रता से ऊपर भी चढ़ता है। क्योंकि मार्केट की प्रवृत्ति रहती है कि दीर्घ अवधि में वो फंडामेंटल के आस-पास घूमे। जो उससे ऊँचा बहुत हो जाता है या कभी-कभी आप देखेंगे नीचा भी बहुत हो जाता, तो वो सब एक मानसिक अवस्था के कारण होते हैं, जिसको आप भावनात्मक कह सकते हैं, अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। तो हुँ, मार्केट उसको करेक्ट करते चलता है। तो पिछले 2 में 3 महीनों में यही हुआ, कारण जो भी बने, लेकिन हाई पीई के शेयरों में गिरावट का क्रम देखा गया और सेंसेक्स भी चूँकि विश्व के अन्य प्रमुख बाज़ारों की तुलना में अधिक था। देखिए, एक बात और है, हमारे जी। भारत में ना अतिरेक बहुत अधिक रहता है शेयर मार्केट में। अब जी, आप देखेंगे कि जैसे अब पिज़्ज़ा का वो शेयर है ना, जुबिलेंट, हाँ, जुबिलेंट फूड। डोमिनो के जो मार्केटिंग करता है। तो जी, अब वहाँ पैरेंट कंपनी जो अमेरिका में काम कर रही है, जो यहाँ से कई गुना अधिक जिसकी बिक्री है, लाभ है, उसका मल्टीपल से भारत में जो डोमिनो बेच का शेयर का मल्टीपल है जुबिलेंट का, वो जी। कई गुना अधिक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। जो प्रमुख कंपनी है, जिसका उत्पाद यहाँ बिक रहा है, यहाँ पे उस कंपनी के शेयर 5 अ, 10-15 गुना अधिक भाव पे बिक रहे हैं अगर आप तुलना करें जो अभिभावक कंपनी है। हुँ, हुँ। तो ये सुधार होना था। फंड मैनेजरों में ये भी बात आई कि भाई जब मेरे को खरीदना ही है तो मैं वही अमेरिका का ही डोमिनो का शेयर खरीदूँगा जो मेरे को कम मल्टीपल पे मिल रहा, कम पी पे मिल रहा। तो ये सब पूरा होमवर्क चला और घरेलू निवेशकों का जो बड़ा धन मार्केट में आया था या जो 40 लाख डीमैट अकाउंट प्रति माह खुल रहे थे, हुँ, तो हुँ। उसके कारण ये जो बाढ़ सी आई ना उसमें लोगों ने फंडामेंटल देखना बंद कर दिया। तो लघु अवधि में मूल्य काफ़ी बढ़े। लेकिन एक बार जब जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ना रियलाइज़ेशन ऑफ फैक्ट्स, हुँ। तो जब वो हुआ, तो उतनी ही तीव्रता से नीचे भी आए। तो इन सब घटनाक्रम के कारण हमारे मार्केट का जो आधारभूत स्वरूप है वो अच्छा होगा। सब शेयर सब नहीं कहें तो अधिकांश शेयर अपने सामर्थ्य के आस-पास आ जाएँगे, जो उनकी आय हो रही है, जो उनकी भविष्य की संभावना है, जी, उ उनके मूल्य उस संभावनाओं को न्यायोचित ठहराने की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत से शेयर आ गए हैं और अब जो एक अ, सीख मिली है, सीख यही है कि अंधाधुंध भाग गए शेयरों के पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे कोई सुधार प्रारंभ होता है तो काफ़ी नीचे आ जाते हैं माधव जी। जी। हालाँकि अंतिम आर्टिकल मैंने लिखा था जो अपना, उसमें हुँ, मैंने हुँ। लिखा था कि हर आपदा कुछ सिखाती भी है। तो हाँ, ये इस बार जो आपदा आई, उसने ये सिखाया है। पी देखो, वो शेयर कितनी लघु अवधि में कितने गुने हो गए ये देखो, क्या उस शेयर में आगे बढ़ने की और संभावनाएँ हैं ये देखो, तब निवेश का निर्णय लो। वरना मैं 2-4 उदाहरण आपको दे सकता हूँ। हम लोग आपस में ही बात करते थे। अपने पीएसयू शेयर ध्यान है? उस समय जी। पीएनबी ₹25-30 दाम चलता था, यूनियन बैंक 25-30 चलता था। तो उस समय हम लोग कहते थे अच्छी खरीद है। हुँ। अब ₹125 में भी कोई आके बोल रहा है कि पीएनबी खरीद लो, 250 हो जाएगा।
तो कोई बोल रहा है कि यूनियन बैंक 150 में खरीद लो 300 हो जाएगा। अरे भाई 25 का पहले ही 125 हो गया, 2 वर्ष 3 वर्ष में 4-4 5-5 6-6 गुना बढ़ गए। उसके बाद वहां से भी दुगना बोलने लगते हैं लोग। तो कोई भी मूल्य तो न्यायोचित होना चाहिए ना, उस कंपनी की आय के अनुरूप होना चाहिए ना। और जब एक कंपनी मान लो अच्छा भी कर रही है, लेकिन अचानक या कुछ समयावधि में उसके उसका मूल्य अगर 5 7 8 गुना बढ़ गया, तो वैसे में ये मानना चाहिए कि उसमें जो सकारात्मक बातें आई थी वो उसके मूल्य में आ गई है। तो ये सब थोड़ा विचार करके खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो मार्केट और सुदृढ़ होंगे, ठोस होंगे। तो ये जो गिरावट आई है, ये मार्केट के लिए इस दृष्टिकोण से अच्छा भी है माधव जी। जी, जी। तो जैसे अब 2 बिल्कुल ही विपरीत विपरीत तो नहीं कहना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों की बात है कि जैसे एक तो शेयर है हिंदुस्तान लीवर अ, हिंदुस्तान लीवर का शेयर पिछले दिनों काफ़ी गिर गया है और दूसरा जो लगातार गिरता चला जा रहा है और इसी तरह नेस्ले के साथ भी हुआ और दूसरी तरफ जो है वो एक जैसे मान लीजिए कि डीवीज़ लैब है। तो डीवीज़ लैब पिछले 2 महीने में मान लीजिए 15% ऊपर बढ़ गया, लेकिन अभी भी 10% पे खड़ा हुआ है। तो इन तीनों शेयरों को और एक पीवीआर है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अगर आपने उस पे नज़र रखी हो तो? देखिए माधव जी, जो बिकवाली आई है बड़ी, वो विदेशी संस्थागत निवेशकों से आई है और जी। उनके पास मुख्यतः बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब आप एक बार बेचने का निर्णय ले लेते हैं, तो फिर आप वही शेयर बेचेंगे जो आपके पास होंगे। तो हुँ, हुँ। हिंदुस्तान लीवर काफ़ी बढ़ भी गया था, 22, 23, 2400 रुपए के भाव पे था, वहाँ से 2800-2900 रुपए चला गया था। तो 20-20, 25-25% जब ये शेयर बढ़ गए थे, तो विदेशी निवेशकों को जब बेचना था, तो उन्होंने देखा कि भई जो अधिक लाभ में पहले उसी को बेचो। तो उनको बेचा और ऐसा कुछ लीवर कोई चमत्कारी काम कर नहीं रहा, जो उसने करना था वो कर चुका है। अब एक साधारण वृद्धि दर की सीमा में वो है। तो उसके शेयर में कोई बहुत तेज़ी आने की कोई संभावना मुझे तो नहीं लगती। हाँ, जी। 10-15% अत्यंत अच्छे मार्केट में बढ़ जाए, वो हो सकता है। हुँ, लेकिन हुँ। अ, वही हाल नेस्ले का भी है। हुँ, हुँ। हाँ, अब आप कह रहे हैं पीवीआर, पीवीआर शेयर मुझे कुछ विचित्र सा लगता है, हाँ, क्योंकि मुझे भी जब ये मान समझाएँ हाँ, इसको। नहीं मैं आपको बता जब ये माना जा रहा था कि तथाकथित पठान हिट हो रही है बहुत, तो जवान बहुत हिट हो रही है, तो फलानी जिन सिनेमाओं के बारे में लोगों की अवधारणाएँ अच्छी नहीं थी, हुँ। तब ये पीवीआर का शेयर गिर रहा। ₹2000 से गिर के 1400-1500 रुपए आ गया था। तो जी, हमें जी। आश्चर्य हो रहा था कि भाई जब इतने सारे दर्शक देखने जा रहे हैं, तो फिर ये शेयर गिर क्यों रहा? तो मेरे को लगता है कि पीवीआर को जज करना बहुत ही कठिन कार्य है। उसपे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, आप संकेत में समझ सकते हैं कि वो किस तरह का बिज़नेस मॉडल है। लेकिन इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगा उसपे। हुँ। और एक आपने कौन-सा शेयर बोला था? नहीं, अभी तो 3 ही किया था, फिर आगे अगर इस बात को हम आगे नहीं, बढ़ाएँ अभी देखिए, अभी पीएसयू बैंक फिर से खरीदी। पीएसयू बैंक जैसे कैनरा बैंक 7-8 के मल्टीपल पे है, बैंक जी, बड़ौदा जी। 7-8 के मल्टीपल पे है, हुँ, हुँ। स्टेट बैंक 10 के मल्टीपल पे है। तो अब आप क बाइंग डिसीज़न लेंगे, खरीदने का निर्णय लेंगे, हुँ, तो पी को बहुत ध्यान दीजिए और मेरे अनुसार सर्वोच्च वरीयता आप पी को ही दीजिए। तब आपका जो निवेश का निर्णय है वो सही होगा और उस श्रेणी में पीएसयू बैंक अच्छे लगते हैं। जी हाउसिंग कंपनियाँ अच्छी लगती हैं, जैसे जीआईसी हाउसिंग है, एलआईसी हाउसिंग है। मैं यहाँ कोई खरीदने की राय नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको
किन शेयरों पे आप ध्यान रख सकते हैं पीई के आधार पे वो कह रहा हूँ। खरीदने के पूर्व आप अपना पूरा गृह कार्य कर लीजिए कि आपको ये शेयर खरीदने या नहीं खरीदने। जी, तो जी। अभी भी बहुत से ऐसे पी पे शेयर हैं जो 15-20 पी के अंदर उपलब्ध हैं। तो मेरा मानना है कि आप उन शेयरों को छाँटिए, फिर उसमें देखिए कि किनकी वृद्धि दर कैसी है, आने वाला समय कैसा है, वो ऊपर से कितना नीचे आ चुके हैं। इन सब आधारों पे निवेश का निर्णय लीजिए माधव जी। जी, जी। तो ये तो आपने अच्छे से पूरा समझा दिया। तो अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि अ, आने वाले समय में यानी कि 1 हफ्ते की बात नहीं कर रहे, हम एक लंबे अंतराल की बात करें और उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि ट्रम्प जीत जाएँ और देश में जो चुनाव होने वाले हैं, उसका नतीजा किस तरह का रहेगा? और इसका मिला-जुला जो प्रभाव है वो देश की इकोनॉमी पे इस तरह से मान लीजिए कि वो प्रतिबिंबित होगा शेयर मार्केट में। तो उसमें क्या ये मतलब हाउसिंग के जो शेयर हैं वो जैसा आपने इंगित किया और दूसरा अगर जो आगे बढ़ने वाले शेयर है रक्षा क्षेत्र, एक रेलवे का क्षेत्र भी है। जिसमें काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है और उसके शेयर काफ़ी आगे बढ़ के करीब 20-30% नीचे गिर गए। अब उनमें दोबारा चाल आई है, जैसे टेक्समैको है और उसी तरह की और कंपनियाँ हैं। और रियल्टी के क्षेत्र में डीएलएफ है या कि गोदरेज है या कि लोधा डेवलपर है। तो इनको जैसे पी हम क्या मान के चलें कि भई कितनी पी ठीक है आज की तारीख में और उसमें क्या संभावनाएँ बनती है? अगर कोई मोटी-मोटी बात आपसे करें। और निश्चय हम इस बात को दोहराएँगे कि ये एक बातचीत परिस्थितियों को समझने के लिए हो रही है। इसमें कोई भी निवेश करना चाहे तो अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य जो है वो सलाह करके के उपरांत ही निवेश करें। जी, शशांक भाई। माधव जी, पी निर्भर करती है कई बातों पे। जी। क्षेत्र विशेष पे करती है कि इस क्षेत्र विशेष का पी अधिक होता है, किसी क्षेत्र विशेष का पी कम होता। कंपनी हुँ, विशेष पे भी करती है। भूतकाल में उसकी पी क्या थी या उसको लोग औसत पी कहते हैं, ये सब सारी बातें हैं। लेकिन तब भी अगर 30 तक पी हो तो आप सोच सकते हैं। उससे अधिक पी है तो फिर वो कंपनी में कोई बहुत अ, अतिरिक्त अच्छी बात आ रही होगी, विशेष बात। अगर उस बारे में आपको पता हो तब आप वहाँ लगाएँ। नहीं तो मैंने देखा है कि 4 करोड़ रुपया किसी कंपनी का लाभ है और 400 करोड़ रुपया उस कंपनी का बाज़ार पूंजीकरण है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। हुँ, तो हुँ। आप वो देखिए कि उसका मार्केट कैप क्या है और पी रेशियो क्या है, और अगर 30 से नीचे हो तो आप उस पे निवेश कर सकते हैं। देखिए, धन तो हमारे पास सीमित होता है ना, तो हम क्यों ना ऐसी कंपनियों में धन लगाएँ जो बहुत ही आकर्षक मूल्यांकन पे उपलब्ध है। तो ऐसे 2-3 का आप उदाहरण दे सकते हैं हाँ, ताकि उससे कैनरा समझ बैंक है। कैनरा बैंक अ, ये बैंकिंग क्षेत्र में तो ये हो गया, कैनरा बैंक हो गया। हाँ, हाउसिंग में मैंने बोला ही, जीआईसी हाउसिंग है। एलआईसी हाउसिंग एलआईसी हाँ, हाउसिंग के बारे में क्या विचार है आपका? प्रॉपर्टी में जाना, एलआईसी हाउसिंग भी अच्छा है, रिजल्ट इस बार परिणाम अच्छा आया। हुँ, जीआईसी हाउसिंग अभी 270-80 रुपया चला गया था कुछ दिन पूर्व, और अभी 215 रुपए के आसपास मिल रहा है। हुँ, हुँ। प्रॉपर्टी में, या एक बार ध्यान है हम लोग श्रीराम प्रॉपर्टी 60 रुपए में बात करते थे, फिर वो 145 गया। श्रीराम जी। प्रॉपर्टी अभी 110 रुपए के आसपास है। इसको हुँ, इकट्ठा किया जा सकता है। देखिए, शेयर अच्छा। में कभी भी ना एक साथ धन नहीं लगाना चाहिए, और जी, जी। सदा नीचे के भाव में खरीदने की एक व्यवस्था और मानसिकता दोनों रखनी चाहिए। वो भी हुँ, एक हुँ। तकनीकी विश्लेषण करके कि ये गिरेगा तो इसका समर्थन कहाँ है और वहाँ आएगा तो मैं थोड़ा और खरीदूँगा। क्योंकि अगर आप एक भाव में खरीदते हैं तो कोई आवश्यक नहीं कि आप जहाँ से खरीदें वहाँ से बढ़ता ही जाए। तो हुँ, हुँ। नीचे आने पे कब खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, इसकी व्यवस्था करके करनी। ऐसे में आप श्रीराम प्रॉपर्टी पे ध्यान रख सकते हैं। कंपनी को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं और श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। हुँ, हुँ। तो अगर आप बोलेंगे कि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में कोई अच्छी कंपनी है तो मेरे को श्रीराम प्रॉपर्टी अच्छी लगती है। अच्छा, तो इसमें अब मेरा जैसे निजी निवेश भी है। अच्छा, तो अब हाँ, जैसे अगर हम और 1-2 बात मैं बताना चाहता हूँ। जी, जैसे जी।
अब हम विदेशी निवेशकों की बात करते हैं, तो विदेशी निवेशक ऐसा है नहीं कि कोई एक श्रेणी है और सारे विदेशी निवेशक एक जैसे होते हैं। हुँ, अगर आप पिछले कुछ दिनों पूर्व जब मंदी प्रारंभ नहीं हुई थी या हुँ, हुँ, भारत में विदेशी निवेशकों की बिक्री नहीं हुई थी, हुँ, तब जो बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थान हैं, विश्व की जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, हुँ, वो सब भारतीय शेयर बाज़ार के 26,000 निफ्टी जबकि उससे भी ऊपर का एक भाव दे रहे थे, भविष्यवाणियाँ कर रहे थे, जो हुँ, कि हुँ, विश्व की प्रमुख ब्रोकरेज फर्म है, वित्तीय संस्थान है। तो अभी जो बिकवाली आई है, इसमें हो सकता है कि हेज फंड ने बेचा हो 1 लाख करोड़ की जो बिकवाली आई है विदेशी निवेशकों की। लेकिन जो दीर्घ अवधि के बुद्धिमान निवेशक हैं, हुँ, हुँ। उनकी तरफ से तो कोई सेल कॉल अभी आया नहीं। जी, जी, जी। तो ये एक बात है। और रही बात कि 10% बेचा है, तो ये भारत का एक परीक्षण भी है सामर्थ्य का, कि हम कितनी बिक्री को हुँ, आत्मसात कर पाते हैं। तो हुँ, 1 हुँ। लाख करोड़ तो हमने आत्मसात कर लिया है। ठीक है, गिरावट आई है, लेकिन गिरावट इस कारण नहीं है कि उन्होंने बेच दिया, पहले भी वो बेचते थे, तो गिरावट नहीं आती थी। गिरावट इसलिए आई कि उनकी बिक्री के साथ ये जो ईरान और इज़राइल वाला युद्ध आ गया ना, हाँ, उसके ये आधार पे जो हमारे खरीदार थे, वो रुक गए हाँ, कि भई जब आपको लगे कि हाँ, युद्ध होगा और युद्ध होगा तो भाव नीचे आएँगे, तो मैं अभी क्यों खरीदूँ? और हाँ, शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट तब आती है ना, जब बायर हट जाते हैं। मान लो जी। आपको बेचना है, और खरीदार है नहीं, वो ₹100 नीचे भाव लगा के रखा है, अब वहाँ जाके आप बेच रहे हो, आपको तो बेचना है, जो भाव है बेचना है। हुँ, तो मात्र एफआई की बिकवाली से बाज़ार नहीं गिरता उतना म जहाँ तक मेरा अनुमान है। जी। अगर ईरान और इज़राइल युद्ध नहीं होता, तो ये बिकवाली पूरी आत्मसात हो जाती और निफ्टी एक जो अपने पुराने स्तर था उससे कोई 500 के नीचे कम हो सकता था और इतना कम नहीं होता। दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था कि अतिरेक की जो खरीदारी आ गई थी, अब ₹80 का रेलटेल 600 हो जाए, ₹50 का आरबीएनएल 500 हो जाए, ₹22 का आईआरएफसी 250 हो जाए, तो ऐसे में तो बिकवाली आनी स्वाभाविक है ना माधव जी। तो जी, जी। वो एक तरह से ठोक-पीट के सब शेयरों को अब उचित मूल्यों पे लाया गया है। और रेलवे में अगर आप देखें तो इरकॉन अच्छा है पी रेशियो के आधार पे, आईआरएफसी भी अच्छा है। हुँ, हुँ। अगर आप उन दोनों की पी देखें तो कम है, हुँ, हुँ। तो उन दोनों पे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जुपिटर वैगन? मेरा कोई विशेष इसमें अध्ययन नहीं है, अच्छा। तो लेकिन तब है कि ये भी बहुत नीचे भाव से चला शेयर है, जी। तो ये ध्यान हमेशा रखिए। और एक बात और देखिए कि मार्केट कैप क्या है, बाज़ार पूंजीकरण क्या है? हुँ, हुँ। अगर बाज़ार पूंजीकरण बहुत है और लाभ उतना नहीं है और शेयर का मूल्य तो अधिक होगा अगर बाज़ार पूंजीकरण अधिक उसी से होता है, तो वैसे में वो सब ऊँचे भाव पे टिकेंगे नहीं। तो एक हुँ, ध्यान ये भी रखना है कि क्या शेयर का जो मूल्य है या बाज़ार पूंजीकरण है, उसको कंपनी के परफ़ॉर्मेंस न्यायोचित रूप से उसके साथ न्याय कर पा रही कि नहीं। अब आप देखेंगे कई ऐसी कंपनियाँ हैं, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ और इनकम है 20,000 करोड़। तो वो सब कंपनियों में एक बार जब खरीदने का भाव कम होता है या रियलाइज़ेशन ऑफ फैक्ट होता है, तब वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आप देख सकते हैं। तो नहीं, ये सब बातें हैं मार्केट की। ये जो आपने महत्वपूर्ण बताई है कि बाज़ार का पूंजीकरण और लाभ, तो उसका एक जस्टिफाइड रेशो उसका अनुपात क्या हो सकता है? मतलब किसी कंपनी की जो वैल्यू 2 लाख करोड़ है, तो कितने लाभ में हम माने कि भी ये एक ठीक सौदा है? नहीं देखिए, प्रतिशत भारत चूँकि एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, शेयर मार्केट में बहुत धन आ रहा है, जी। तो अगर आप
कह रहे 2 लाख का पूंजीकरण है, तो 20,000 रुपया कमाएगा, तो आप उसको अगर 10 का मल्टीपल देंगे तो 2 लाख हो जाएगा। तो अब 5,000 करोड़ तो उसकी आय होनी चाहिए कम से कम, अगर 2 लाख करोड़ का पूंजीकरण है, कम से कम। और साथ में उसमें वृद्धि दर बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक क्वार्टर अच्छा किया, अब रुक गया है, आगे कोई लाभ बढ़ ही नहीं रहा। तो ये उसके आधार पे आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 करोड़ कमाए और 400 करोड़ का उसका पूंजीकरण हो जाए, क्योंकि आप उसको ऐसे देख सकते हैं ना कि मल्टीपल हो जाता है ना, पी रेशियो 110, 120, 130, 40 कुछ भी, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो तो टिकने वाला नहीं है सर। क्योंकि पूरे विश्व में ना पी रेशियो के आधार पे ही शेयर का मूल्यांकन होता है। अब हम जी, जी। भारतीय तो महान हैं। जब मार्केट नहीं चलता था, तब कोई शेयर किसी को अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ। 5 की मल्टीपल, 10 की मल्टीपल, सब कोई खरीदार दिखता ही नहीं था आपको। हुँ, हुँ। अब जब खरीदने के लिए दौड़े, तो 100 की मल्टीपल में भी खरीद रहे हैं, 150 की मल्टीपल में भी खरीद रहे हैं। आप तो ये दोनों चीज़। भारतीय एयरटेल की बात कर रहे हैं? अब ₹40 में भारतीय एयरटेल कोई नहीं खरीदता था, और अभी 1600 में सब बोलते हैं बहुत अच्छी बाई है। तो तो अ, है या हम नहीं, इसका क्या आकलन है? नहीं कह सकता। देखिए, टेलीकॉम में सरकार की नीतियाँ बहुत प्रभावित करती हैं कि अचानक उन पे कोई अधिक धन हाँ, देने की तो वोडाफ़ोन कगार पे आ आज तक जाए। नहीं उभर पाया। वोडाफ़ोन आज तक नहीं उभर पाया। वोडाफ़ोन तो आज बढ़ा है 5-7%, हाँ। ज़्यादा ही बढ़ा होगा, मेरे को लगा 8% के आस-पास बढ़ा है। वोडाफ़ोन में देखिए कुछ तो पक रहा है। अब इसको आप हुँ, ये मत बोलिए कि मैं कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। हुँ, नहीं तो ये 50 पैसा भी नहीं बढ़ने का था। हुँ। और एक बहुत प्रमुख आजकल नायक बने हुए हैं सुशील केडिया जी। हाँ जी, उन्होंने हाँ तो जी। कल आके कह दिया कि वोडाफ़ोन का भाव ₹24 हो ₹21 जाएगा 8 का। 21-24 हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, लेकिन मेरे को जो वोडाफ़ोन की अभी चाल बनी है, मेरे को लग रहा है कि इसको कुछ छूट मिलने वाली है। और वोडाफ़ोन में तो अब भारत सरकार का भी हिस्सा हो गया है, तो हो भारत गया। सरकार इसको डूबने नहीं देगी। हुँ, और हुँ। मोदी जी तो तेज व्यक्ति हैं, हुँ, तो हुँ। वो अपना धन तो कुछ गुना करके ही निकालेंगे वोडाफ़ोन में भी। तो ये ठीक एक है, भाव आप आप एक रख सकते हैं उसका। आप एक संकेत दे रहे हैं, तो ये हुँ, महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, दूसरा, अब इसको काफ़ी लंबी बात होगी, लेकिन 2 औषधि क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं, एक तो बहुत बड़ी कंपनी है डीवीज़ लैब और दूसरी एक छोटी कंपनी है लॉरस लैब। तो ये दोनों लैब के बारे में आपका क्या विचार है? नहीं देखिए, ये एक बात चल रही है ना कि जो औषधियों के जो रॉ मटेरियल हैं, वो हुँ। मुख्यतः भारत आयात करता है जी, जी। चीन से या अन्य राष्ट्रों से। तो जी। अभी मोदी सरकार ने निश्चय किया कि क्यों ना हम भारत में ही इनको पर्याप्त मात्रा में बनाएँ। उसके लिए जी। एक प्रोत्साहन की योजना भी उन्होंने लागू की है। तो अगले हुँ, 2 वर्षों में ये माना जा रहा है कि भारत इस क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन के उभरेगा। तो उस आधार पे ये सब कंपनियाँ अच्छी हैं, डिवीज़ अच्छी है, डिवीज़ बहुत बड़ा काम करती है। और अगर प्रोत्साहन की योजनाएँ आई और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी या आयात कर बढ़ा दिया गया, तो जी। ये सब कंपनियाँ बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि भारत औषधि निर्माण में एक प्रमुख राष्ट्र है। जी, जी। तो अगर रॉ मटेरियल में भी यहाँ बनने लगे, तो डिविस लैब को आप उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लॉरस लैब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कभी-कभी हुँ। उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके चर्चाएँ उठती है, क्या सच क्या झूठ मैं नहीं कह सकता। जी, जी, तो जी। उस विषय पे हाँ, अगर आपको ये फार्मा में देखना ही है, जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियाँ हैं, तो उसमें एक ब्लिस फार्मा है। ये ब्लिस पहले फार्मा। भी हमने 1-2 बार बात की थी। हुँ। उसको जमा किया जा सकता है। अच्छा, वो ब्लिस। इस क्षेत्र की अच्छी कंपनी है, और सरकार की अगर नीतियाँ बनती गई तो ये अच्छा हो जाएगी। देखिए माधव, एक बहुत अच्छी बात हुई है। ये जो मोदी सरकार है ना, जी। अर्थव्यवस्था और उद्योग को सुधारने के लिए इसने जो कार्य किए हैं वो अद्भुत है। हुँ, हुँ। देखिए, मोबाइल क्षेत्र में देखिए आप, आज हम कितना मोबाइल बना रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं।
शिपिंग में देखिए, आप रक्षा में देखिए, चलिए हुँ, हुँ। रेलवे तो घरेलू है, तब भी हम अभी प्रोजेक्ट विदेशों में कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो विदेशों में। सीधा आप प्रभाव देखेंगे, वो प्रभाव आपको मिलेगा डिफेंस में। हुँ, अब हुँ। जो एक आयातक देश था, अब वो 21,000 करोड़ का रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है, और वो भी किसको? अमेरिका जैसे राष्ट्रों को भी कर रहा है। तो अच्छा, आप ये समझ सकते हैं कि मोदी जर्मनी तक को, जर्मनी को तो कर रहा है। हाँ, तो मोदी जी का जो विकास का जो दृष्टि है, वो अद्भुत है। एक के बाद एक वो उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को समझ रहे हैं, उसके अनुरूप निर्णय ले रहे हैं। आप ही सोचिए कि जिस बड़ी संख्या में मोबाइल हमारे यहाँ बिकते हैं, अगर ये मोबाइल आयात ही होते रहते, तो कितनी बड़ी विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ से जाती? एक कितना ड्रेन होता और कितना कितना जीविका का हमारा अवसर जाता? है। हुँ, हुँ। तो एक के बाद एक पहचान के, प्रोत्साहन की योजनाएँ ला-ला के और इतना विविधीकरण कर दे रहे अर्थव्यवस्था का कि हुँ, पहले जैसा कुछ नहीं रहा कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ही हमारा प्रभुत्व है। अगर वहाँ पे कोई बुरी बात आ गई, कोई आयात-निर्यात को लेके बुरी बात आ गई, तो हम ढह जाएँगे। ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था का बहुत विविधीकरण कर दिया, और जहाँ-जहाँ जो उपाय करने हैं, वो उपाय सरकार कर रही है, और इसका अच्छा प्रभाव दिख भी रहा है, माधव। ये एक जी, बहुत बड़ी बात हुई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में अच्छा करेगी, अनेक नए क्षेत्र बनेंगे, और भारत एक प्रगति की राह पे चलता रहेगा, प्रगति के मार्ग पे। और इस कारण अंत में कह रहा हूँ मैं, तो शेयर मार्केट तो धीरे-धीरे अच्छा होना ही है। हाँ, लेकिन शेयर मार्केट अच्छा होने का अर्थ ये नहीं होता कि सारे शेयरों के दाम बढ़ जाएँ। बिल्कुल तो सही। बढ़ेंगे वही जिनमें क्षमता, योग्यता होगी। माधव जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई कि आपने शेयर मार्केट की क्या गति रही है, आगे कैसे रहेगी, उस पे विभिन्न प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, पी रेशो को देख समझ कर के ही निवेश किया जाए, और कुछ आपने टिप्स भी दी और उसके कारण भी बताए। तो शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे शेयर मार्केट की भी और अन्य विषय की बात करने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस गूढ़ विषय को बहुत ही सरलता से विभिन्न आयामों से समझाया। तो अ, आपका धन्यवाद। धन्यवाद माधव जी। गले में कुछ समस्या थी, उसके लिए क्षमा। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमने बात की जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से, जो बता रहे थे कि देश में जो है वो वित्तीय अवस्था क्या है, उसका शेयर मार्केट पे कैसे प्रभाव है। पी रेशो और मूल्यांकन की बात भी हुई, और कौन से क्षेत्र में मुख्य रूप से संभावनाएँ हैं। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और कुछ पिछले दिनों में जिस तरह से भाव बढ़ गए थे, तो उसका एक मूल्यांकन जो है उसमें सुधार हुआ है। तो ये सुधार बहुत सारे निवेशकों के लिए एक परिस्थिति भी है कि वो निवेश कर लें, और वो कई तरह को देख करके, समझ करके, जो भी इस शेयरों के बारे में या कि क्षेत्र में बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में हम दोबारा ये बात कहेंगे कि ये सिर्फ़ एक बातचीत है। अगर आपको निवेश करना है तो निश्चय ही आप अपने वित्तीय विशेषज्ञ से बात करके फिर ही कोई निवेश करें। तो आपका धन्यवाद कि आपने ये बातचीत सुनी। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।